पूरे के पूरे ओलंपिक्स में मेडल आता है तो वो हरियाणा से आता है। प्रोफेशनल रेसलिंग लीग ना होने की वजह से पिछड़ गए हैं। अभी 4 मार्च तक एशियन चैंपियनशिप के लिए पहलवानों के नाम भेजने थे, लेकिन अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो इससे फर्क किसको पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ रेसलर्स को, रेसलिंग कम्युनिटी को फर्क पड़ा है। जो लोग लड़ रहे हैं वो तो चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय कुश्ती संघ पे कब्जा करने की बात लगा लो, कब्जा मतलब क्योंकि पैसा बहुत है ना। जो देश की बेटियां हैं उनकी क्या गलती है कि अगर उन्होंने बड़े बड़े पहलवानों को देख करके, दंगल जैसी फिल्म देख करके एक इंटरनेशनल मेडल, ओलंपिक मेडल लेने की सोची और उसके बाद वो इस राजनीति का शिकार हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारा तो ये कहते थे कि भाई भारत की कुश्ती का भविष्य ना उज्जवल है, ब्राइट फ्यूचर है। पहलवान 3:30 बजे उठता है और तब वो तैयार होकर के 4 बजे वो अपने अखाड़े में, केवल खेल के अलावा तो और सब कुछ कट ऑफ हो जाता है उनके जीवन से। ना कोई सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकते, ना कोई शादी ब्याह में जा सकते। हरियाणा प्रदेश जो पूरे देश को जवान देता है और खिलाड़ी देता है, हरियाणा की अगर पहचान है और देश की भी पहचान, कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूरे के पूरे ओलंपिक्स में मेडल आता है तो वो हरियाणा से आता है। हमारे पहलवान जिन्होंने हमें गौरवान्वित पल दिए हैं पूरे देश को, वो आज प्रोफेशनल रेसलिंग लीग ना होने की वजह से पिछड़ गए हैं और बहुत डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं। आप ओपी जी क्या महसूस करते हो इसको लेकर, क्या विचार हैं आपके? जो प्रो रेसलिंग लीग होती थी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल से क्रिकेट में इतने अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं कि आज भारत की एक नहीं 3 टीमें बनाई हुई है। किसी भी टीम को आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उतार दो, एक से बढ़ के एक प्रदर्शन हो रहा है। दूसरा कि पहलवान जो क्रिकेटर है उनके पास पैसा आ रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। ऐसे ही बैडमिंटन के, ऐसे ही प्रो कबड्डी का आप देखो, कितने कबड्डी को पहले कोई पहचान नहीं मिली हुई थी। जब से प्रो कबड्डी हुआ उसमें ग्लैमर आया, पैसे की भरमार। हमारे हरियाणा के खासकर जो बच्चे हैं वो कबड्डी खेलते हैं, तो आप ये देखिए घर में, गांव में बेचारों के पास शहर तक आने के बस का किराया भी नहीं होता था, आजकल वो हवाई जहाज़ में घूम रहे हैं। तो पहलवानी जो है, पहलवान जो है वो भी हरियाणा के ही है। देश में अगर बात की जाए तो जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाई में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो भी मेडल आते हैं ना, वो हरियाणा के पहलवानों के आते हैं। तो हम रेसलिंग प्रो रेसलिंग लीग पे बाद में आएंगे, लेकिन एक करंट मुद्दा जो आज मैं आपके सामने पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। एशियाई चैम्पियनशिप के लिए भारत की टीम जानी है, लेकिन तदर्थ समिति बनाई थी भारतीय ओलंपिक समिति ने। वो समिति और भारतीय कुश्ती महासंघ, उनके बीच में डिस्प्यूट, आपको सबको पता ही है कि काफ़ी डिस्प्यूट चला हुआ था, विवाद हुआ था पहलवानों का और भारतीय कुश्ती संघ के बीच में, जो धरने प्रदर्शन भी हुए थे दिल्ली में जंतर मंतर पे। उसके बाद भारतीय ओलंपिक समिति ने एक कमेटी बनाई थी, एडहॉक कमेटी। वो एडहॉक कमेटी ने कई टूर्नामेंट तो करवाए, लेकिन फिर से भारतीय कुश्ती संघ का सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया। संजय सिंह उसके प्रेसिडेंट है, जो पहले जो प्रधान रहे हैं ब्रजभूषण सिंह शरण, उन्हीं के खास बंदे हैं वो। लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से ना तो भारतीय कुश्ती महासंघ और ना वो तदर्थ समिति, दोनों ही काम नहीं कर पा रहे, दोनों के आपस में सींग उलझे हुए हैं। तो अभी 4 मार्च तक एशियन चैम्पियनशिप के लिए पहलवानों के नाम भेजने थे, लेकिन अभी तक ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो इससे फर्क किसको पड़ा है? सिर्फ और सिर्फ रेसलर्स को, रेसलिंग कम्युनिटी को फर्क पड़ा है। जो लोग लड़ रहे हैं वो तो चौधर की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, ये वो तो हो गया एक पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं, वो आपस में अहम लगा लो, ये भारतीय कुश्ती संघ पे कब्जा करने की बात लगा लो। कब्जा मतलब क्योंकि पैसा बहुत है ना, तो वो सब चीज़ें, पैसा है, रुतबा भी है। तो उनकी आपसी जो गुटबाजी है, आपसी विवाद है, उसकी वजह से जो पहलवान है ना, सबसे ज़्यादा नुकसान पहलवानों को हो रहा है।
बिल्कुल, और ख़ास करके उन पहलवानों की क्या गलती है, हमारे हरियाणा प्रदेश की जो देश की बेटियां हैं, उनकी क्या गलती है कि अगर उन्होंने बड़े-बड़े पहलवानों को देख करके, दंगल जैसी फ़िल्म देख करके एक इंटरनेशनल मेडल, ओलंपिक मेडल लेने की सोची और उसके बाद वो इस राजनीति का शिकार हो रही है। मैं कह रहा हूँ ना, हमारा तो ये कहते थे कि भाई भारत की कुश्ती का भविष्य ना उज्जवल है, ब्राइट फ्यूचर है। लेकिन पिछले जब से ये 2-3-4 साल से जो विवाद हो रखा है, एपिसोड हुए हैं एक के हाँ, बाद एक। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान है, सबसे ज़्यादा जो डाउन गया ना, वो हमारा रेसलिंग गई है। आप ये देखिए, अभी पेरिस ओलंपिक हुआ, पेरिस ओलंपिक में बामुश्किल एक मेडल आया है अमन सहरावत का। नहीं तो उम्मीद ये थी कि 3 से 4 मेडल जो है हमारे भारत के आने चाहिए थे। तो ये जो कुश्ती में क्या है ना, मोटिवेशनल जो देखो, खेल तो एपिसोड, सारा ही एनवायरनमेंट, आपके आसपास कैसा माहौल है और आपको समय समय पर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है साहब। क्योंकि अगर आपको आपका सम्मान ना मिले, ये सम्मान ही है, पैसे का मतलब सम्मान है। आप अभी देखें ना, पहलवान का जीवन कितना मुश्किल होता है। पहलवान 3:30 बजे उठता है और तब वो तैयार होकर के 4 बजे वो अपने अखाड़े में, यानी कि जो भी उनका स्टेडियम होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और 4 से लेकर 6:30-7 तक एक्सरसाइज करता है। फिर वो अपना वापस आकर के खाना पीना करके 9 बजे एक बार वो सो जाते हैं और शाम फिर को 3 बजे, दोबारा फिर से 4 3 बजे। सवा 3 फिर खड़े होकर के तैयार होकर के फिर उसके बाद आकर के सिर्फ रोटी खा के सो ही पाते हैं। सारा का सारा जीवन जो है उन्होंने समर्पित कर दिया उनके साथ। कुश्ती में पहलवानों का जो जीवन है ना, उनसे और केवल खेल के अलावा तो और सब कुछ कट ऑफ हो जाता है उनके जीवन से। ना कोई सामाजिक कार्यक्रमों में जा सकते हैं, ना कोई शादी ब्याह में जा सकते हैं, ना कोई और कोई ऐसे उसमें वो पार्टिसिपेट कर, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आज इतना कंपटीशन इतना ज़बरदस्त है कि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कोई पहलवान या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन करता है या इंजरी हो जाए तो बहुत पीछे रह जाता है। बहुत सारी चीजें से इंजरी वैसे इनको पीछे रखती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पहलवानों के साथ जो दिक्कतें अब हो रखी है पिछले 3-4-5 साल से, उनसे पहलवान मोटिवेटेड है। दूसरा, आर्थिक हालात उनके बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब ये देखिए कि जैसे साई की जो टॉप 6 स्कीम होती है, उसमें सभी गेम्स के बच्चों को, एथलीट को लिया जाता है जो टॉप ओलंपिक के जो दिखते हैं कि दावेदार है, ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीत सकते हैं, उनको टॉप स्कीम में रखा जाता है। वो टॉप स्कीम में क्या है कि वो उन बच्चों को, एथलीट को, उसमें पहलवान भी इंक्लूड है, वो उनको भेज देते हैं। भाई जैसे कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाना है, इंजरी हो गई है, प्रैक्टिस के लिए कोई और बोलते हैं, जैसे पार्टनर की बात करें हम, कोई फॉरेन से कोई पार्टनर उनको चाहिए होता है, कोचिंग होती है, वो सब चीज़ें तो टॉप स्कीम साई के मार्फत से मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा भी तो एक बहुत ज़्यादा एक पैसे की जो डिमांड बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो तो नहीं हो पाती ना पहलवान इसके अलावा हम इस बात को भी ना भूलें कि एक पहलवान को बनाने के लिए कम से कम घर में से या तो मम्मी या पापा फुल टाइम उसकी सेवा के लिए उसके साथ रहना ज़रूरी है। क्योंकि पहलवान तो सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान होता है, पहलवान को मैनेज करने के लिए परिवार को एक मेंबर को 100% डेडिकेट होना पड़ता है। तो उसकी वो ना परछाई बन के रहना होता है। परछाई उनका हर चीज में, और उनकी तपस्या पहलवान से ज्यादा होती है। हाँ, ये पहलवानों के लिए तो और भी ज़्यादा, खासकर लड़कियों के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। उनके लिए तो बहुत सारी और भी चुनौतियाँ होती है, कई बार दिक्कतें होती हैं जी। तो वो या तो उनकी मदर है या उसकी कोई परिवार में कोई और है, फादर रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसे की वजह से ना तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंटों में अच्छा पार्टिसिपेशन तो हो रहा है जैसे तैसे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहे, पदक नहीं आ रहे, तो कैश प्राइज भी नहीं मिल पा रहा। अब आप ये देखिए, ओलंपिक में एक मेडल है अमन सहरावत का, बाकी सब खाली आता है। वो क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ और एड हॉक जो समिति बनाई थी उसके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं था,
तो उसकी वजह से पहलवानों का ना वो टूर्नामेंट खेल पाए, ना वो ट्रायल दे पाए, नेशनल भी नहीं हुआ पीछे तो काफ़ी टाइम तक। अब एशियन चैम्पियनशिप में नाम भेजने थे 4 मार्च को, आज तारीख हो चुकी है आज तो 7 मार्च 7 3 दिन। तो अब हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई सक्षम संस्था ही नहीं है जो एशियन चैम्पियनशिप के लिए नाम भेज सके। अब डिमांड ये की है कि भाई इसके जल्दी से ट्रायल लिए जाए, कोई संस्था वो जो एड हॉक कमेटी बनाई थी उसको बहाल किया जाए, या भारतीय कुश्ती संघ जो है WFI वो आगे कदम उठाए। अब ये देखिए जो एशियन चैम्पियनशिप है वो 16 मार्च को टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे जो बच्चों का अभी तक ना ट्रायल हुई है ना सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो आपने बात मेंशन की कि पहलवानों को कितना नुकसान हो रहा है, और ये जो पिछले दिनों जो धरना प्रदर्शन हुए, जो जिस भी तरीके से आपस में एक दूसरे के चौधर की लड़ाई हुई, उससे सबसे बड़ा नुकसान रेसलिंग कम्युनिटी में महिला खिलाड़ियों को है। क्योंकि एक जो चीज़ सबकी साइकी में चली गई है कि जो महिला पहलवान हैं उनके जो कोचिज़ हैं या जो बड़े लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं रेसलिंग कम्युनिटी में या इन एसोसिएशन में, फेडरेशन में, वो एक्सप्लॉयटेशन करते। यही तो आरोप था कि वो लोग महिला खिलाड़ियों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। हालांकि अभी तक कुछ भी प्रूफ के साथ सामने नहीं आए, लेकिन एक सवाल या निशान, एक और चैलेंज बढ़ गया है महिला खिलाड़ियों का। देखो ये जो विवाद हुआ जो आप बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण जो शरण भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष थे पहले, उन पे आरोप लगे थे, वो कोर्ट में केस अभी भी लंबित है। मैं वही कर रहा हूं ना। और लेकिन उन अभिभावकों के दिमाग में ये बात ज़्यादा घर कर गई कि क्या हम अपनी बच्ची को रेसलिंग में डाल लेंगे तो उनको दिक्कतें नहीं आएगी। ये उनको एक डर की भावना पैदा हो चुकी है। नहीं, बहुत सारी कहानियां कभी कैमरे के सामने, कभी अखबारों की सुर्खियां नहीं बन सकी। कितनी सारी लड़कियों का सपना टूट ही गया, कितनी सारी लड़कियों ने रेसलिंग करना छोड़ ही दिया। और ऊपर से ये जो आपने बताया कि जो नामचीन खिलाड़ी हैं उनकी तो हम बात ही नहीं करें, जो बडिंग थे, जिन्होंने कुछ स्टेट नहीं, हम बात करें सेकंड लाइन और थर्ड लाइन की, जो बच्चे ओलंपिक के लिए आने वाले हैं या 29 में आएंगे या उसके बाद आएंगे। लेकिन जो सवाल, जो मुद्दा आज हम डिस्कस करें, ये पिंच कर रहा है हमारे देश की टॉप मोस्ट रेसलर्स को। अगर बैडमिंटन में देखिए लीग होती है, क्रिकेट में आपने जिक्र ही कर दिया, लेकिन पता नहीं रेसलिंग को ऐसा क्या हो गया। मैं आपको वही उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। आप ये देखिए मजबूत ये विवाद जो हुआ है, इस विवाद की वजह से, ये जो विवाद हुआ पीछे, इस विवाद की वजह से भारतीय कुश्ती महासंघ जो है वो भी पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पा रहा। अब इसके नुकसान देखिए, इसमें जो कॉमनवेल्थ होने हैं 2028 में, उसमें कुश्ती बाहर, उसके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं। अब कॉमनवेल्थ में सभी वेट कैटेगरी में भारत के मेडल आते थे, एक भी वेट ऐसा नहीं था कि जिसमें भारत का मेडल नहीं आता था। तो नहीं कि लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पर वो गलत मंच पे लड़ रहे हैं। तो अब ये देखिए, इकट्ठा होकर के कॉमनवेल्थ के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। कॉमनवेल्थ में रेसलिंग खत्म होगी, ये एक बहुत बड़ा झटका है पहलवानों के लिए। उसके लिए कैश प्राइज जो हरियाणा के पहलवान है, जो ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, जो कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार जो है वो कैश प्राइज, बहुत भारी भरकम कैश प्राइज देती है। जब कॉमनवेल्थ में मेडल नहीं आएगा तो कैश प्राइज कहाँ से मिलेगा, जब कुश्ती ही नहीं है वहाँ पे। दूसरा मैं आता हूँ, चलो कॉमनवेल्थ से मैच, ये टूर्नामेंट से कुश्ती ख़त्म हटा दी गई, लेकिन प्रो रेसलिंग लीग जो है, जो 2015 में स्टार्ट हुई थी, उसमें हमारे पहलवानों को इतना ज़्यादा फ़ायदा होता था। एक पहलवान 50 लाख रुपए से लेके और 4-5 लाख रुपए तक एक पहलवान की बोली लगती थी, और वो 6-7 टीमें थी पहले, जो पहला जो तो ये कब से शुरू हुआ था प्रो रेसलिंग? 2015 में, दिसंबर 2015 में पहला फर्स्ट सीजन इसका आया था। कौन से बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन लीग देखो को? पहला जो लीग प्रो रेसलिंग लीग आया था,
तो उसमें आप ये देखिए 6 टीमें थी। मैं उन टीमों के नाम भी बता देता हूँ आपको जी। जैसे मुंबई, पंजाब, हरियाणा, बेंगलुरु, दिल्ली और यूपी की टीमें होती थी। इन टीमों में अलग अलग, एक तो आइकॉन जैसे प्लेयर होता था, सबसे बड़ा प्लेयर एक टीम में। फिर उसके इसमें ज़्यादातर जो एक टीम में ज़्यादातर पहलवान जो है वो भारत के होते थे और इंटरनेशनल लेवल के भी पहलवान इनमें टीमों में लिए गए थे क्रिकेट के तर्ज पे ही। हाँ, तो इसमें आप ये देखिए सुशील, योगेश्वर दत्त, गीता, बबीता, विनेश, साक्षी मलिक और बहुत सारे पहलवान, नरसिंह यादव, मतलब ऐसे ऐसे पहलवान जो देश के लिए पदक जीत भी चुके हैं और बहुत बड़ा नाम भी कुश्ती में कमा चुके हैं। वो उन्होंने इसमें प्रो रेसलिंग लीग है जो उसमें पार्टिसिपेट किया था 2015 में दिसंबर में। और इसमें विनेश फोगाट जो है महिला वर्ग में सीरीज की बेस्ट पहलवान बनी थी। और पुरुष में नरसिंह यादव, जिनका सुशील के साथ विवाद भी आया था बात पे सिलेक्शन को लेकर के हुआ था। तो नरसिंह यादव जो है वो सीरीज के बेस्ट मेल रेसलर चुने गए थे और आइकॉन के तौर पे योगेश्वर दत्त उस पूरी सीरीज में चुने गए थे। तो यानी कि जो पहलवानों के पास अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छा पैसा, बड़ी गाड़ियाँ, ये उसी दौरान आया है जब उनको, आप ये देखिए ना, एक पहलवान को एक सीज़न के लिए आप 50 से 5 लाख तो उनके हैं जो उस टीम में हिस्सा होते थे। और लेकिन वो उनके पास कोई जैसे इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, उनके पास कोई कैश प्राइज़ नहीं मिल पाता था क्योंकि वो दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के पहलवान होते हैं। तो उन लोगों को भी पैसा अच्छा खासा, उनकी डाइट है, ट्रेनिंग है और बहुत सारे खर्चे होते हैं एक पहलवान के लिए। वो उस प्रो रेसलिंग लीग से वो अपनी इसकी भरपाई कर लेते थे। लेकिन वो 1-2 सीज़न ही निकल पाया, उसके बाद फिर वो सारा आपस में विवाद हो गया और भारतीय कुश्ती संघ ने कहा कि ये जो ओनरशिप है इसकी प्रो रेसलिंग लीग की, वो हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रधान ब्रजभूषण शरण है, उन्होंने पूरा कब्जे में कर लिया अब तो था। संजय सिंह आ गए हैं। नहीं, अब की बात, पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद फ्रेंचाइजिया जो फ्रेंचाइजी थी वो पीछे हट गई थी। जो मालिक थे, जो टीमें बना रखी थी, वो ज़्यादा सा उन्होंने इसमें नहीं दिखाया इंटरेस्ट और काफ़ी टीमें, उसके बाद वो 1-2 सीज़न ही हुआ। कोविड के बाद तो कोई सीज़न ही नहीं आया प्रो रेसलिंग लीग का। तो इससे ये देखो कि हमारे पहलवानों को, एक तो इंटरनेशनल पहलवान जो ओलंपिक में पदक जीतते हैं, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक जीतते हैं, कॉमनवेल्थ में पदक जीतते हैं, उनके साथ कंपटीशन करने का मौका मिलता है, फाइट करने का इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। ट्रेनिंग उनकी वो होती है, आत्मविश्वास में इजाफा होता है। तो आप ये देखिए कि, और सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा, वो मनी, अंग्रेजी में कहावत है, मनी मेक्स द मेयर गो। हाँ, कि पैसा जो है ना वो सब चीजों का सबसे बड़ा मोटिवेशन। जब वो टन बोलता है ना, मैसेज आता है ना इतने करोड़, इतने लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गया है, मैं कहता हूँ वो पहलवान जी का उस दिन, अगले दिन जो है ना अलग ही मैच होता है। तो अब मैं आपको एक बात बताया, जैसे एशियन चैम्पियनशिप अब होगा, 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आज 7 मार्च हो चुकी है। अभी तक बच्चों में जो एशियन चैम्पियनशिप के दावेदार है, जो ट्रायल देने के लिए तैयार बैठे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, वो उनके दिमाग में भी ये बात घर कर रही है कि भाई क्या टीम हुआ एशियन चैम्पियनशिप में मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। प्रैक्टिस इतनी कर रहे हैं वो दिन रात, मतलब उन्होंने सब कुछ जोक रखा है। लेकिन अभी तक इसका ये डेट नहीं आई है कि भाई कब ट्रायल होना है, कब सिलेक्शन होगा, कब टीम में नाम भेजे जाएंगे, ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो आप ये देखो कि कुश्ती का जो आज जो हालात हो रखे हैं, अपने पहलवानों के सामने जो स्थिति पैदा हो रखी है, ऐसी स्थिति में मैं मानता हूँ कि कोई भी पहलवान जो है ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे सकता। नहीं, बेस्ट क्या, उसको परफॉर्मेंस का मौका ही नहीं मिलेगा तो वो किसी तरह की अगर मिल भी गया, अब आप ये बताइए कि 16 को टूर्नामेंट है, अगर किसी पहलवान का 15 तारीख को उसका पता चले कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप वहाँ पे जाइए, तो वो आप ये देखिए वो
फ्लाइट में जाएगा, अपना वीज़ा लगवाएगा, अपना और बहुत सारी चीज़ें, वो एक दिन में कैसे हो पाएगी? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी कोई दिक्कतें हों, जैसे कई बार विदेश में भी टूर्नामेंट होते हैं, तो दम से तो सारी चीज़ें होती नहीं, कागजी कार्रवाई भी काफ़ी हो जाती है। हाँ, लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, और फिर पहलवान दिमाग है, उनको इस तरह की पढ़ाई लिखाई की काम को प्रोसेस करने में भी समय लगता है, क्योंकि उनका मेन ध्यान अपनी प्रैक्टिस का होता मैं है। आपको ना एक और एग्जांपल देना चाहूँगा। हम्म। ये पेरिस ओलंपिक में टीम के साथ मुख्य कोच नहीं गया हुआ था, चीफ कोच जो होते हैं वो नहीं गया हुआ था। आप ये देखो, 76 किलो में, 76 केजी में फीमेल में रितिका हुड्डा है, जो रोहतक से ही पहलवान है। उन्होंने देश में, वो पहली महिला पहलवान है जिसने 76 किलो में भारत को पहली बार ओलंपिक में कोटा दिलाया, और उन्होंने इतनी अच्छी कुश्तियाँ दिखाई, और क्वार्टर फाइनल में वो एक एक के पॉइंट से किर्गिस्तान की पहलवान थी, उनसे वो मुकाबला हार गई। दोनों के पॉइंट एक एक थे। अब जहाँ पे अगर भारत का कोच वहाँ पे होता है, या भारत का जो मैनेजर कोच जो ऑफिशियल्स होते हैं वो टीम में उनके साथ होते, तो आप ये मानो कि वो कुश्ती जो है ना, उसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। जबकि जो प्रतिद्वंदी पहलवान थी, मैंने वो रितिका हुड्डा से जब भी बात की थी, उस टाइम पे भी बात की, बाद में भी बात की, उनका ये कहना था कि वो जो मैट पे जो रेड जो सर्कल होता है, प्रतिद्वंदी का पैर उससे बाहर भी आ गया था, लेकिन वो पॉइंट नहीं मिला। और भी ऐसे उन्होंने बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती है। अगर हमारे कोच, चीफ कोच और सब लोग वहाँ पे जाते, तो ये तो हो आप सकता ये है कहना देश के चाहते लिए हैं एक पदक और आ जाता। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रोफेशनलिज्म का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए इस तरह के इंटरनेशनल ओलंपिक लेवल के इवेंट में, वहाँ भी चूक है। तो हमने अब स्टेट की आप बात कर ली, हरियाणा जो कुश्ती महासंघ, कुश्ती संघ है, उसमें भी 2 प्रधान बने हुए हैं, 2 जगह टूर्नामेंट होते हैं। अब वो जो स्टेट में 2 टूर्नामेंट हुए, अब कौन सी टीम का जो है वो नेशनल खेलेगी, ये भी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है। अब पहलवान उस टूर्नामेंट में खेल ले कि इस टूर्नामेंट में खेल ले, ये भी दिक्कत है। अब वो गुटबाजी इतनी हावी है कि वो एक में चले गए तो दूसरे बच्चे को दूसरी एसोसिएशन है वो आगे नहीं बढ़ने देगी, पॉलिटिक्स का शिकार है। अब ये गुटबाजी की वजह से ना पहलवान टूर्नामेंटों में भाग भी नहीं ले पा रहे कई बार, तो कि भाई वो कभी मेरा नाम उसमें आ गया, और भाई उस एसोसिएशन को मान्यता मिल गई, तो फिर वो हमें कभी जीवन भर खेलने भी नहीं देंगे। तो ये ऐसे बच्चों के साथ इतनी ज्यादती हो रखी है पहलवानों के साथ। तो जब तक इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, खेल विभाग, भारतीय ओलंपिक संघ जब तक इसमें कड़ा स्टैंड नहीं लेंगे ना, जब तक इन पहलवानों का भला नहीं होने वाला है। एक समय ऐसा था ओपी जी कि हमारा जो देश है, और ख़ास करके हरियाणा, पंजाब, वहाँ नामचीन पहलवान जो ना यहाँ से होते थे। फिर एक दौर आया कि जो पहलवान कामयाब नहीं हो पाते थे, उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। उन्होंने, आप ये मानिए, पॉलिटिशियंस इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक दौर ऐसा था, क्योंकि उनको प्रॉपर मंच नहीं मिला, उनको प्रॉपर समय पर शायद वो नौकरी नहीं मिली, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपनी जो एनर्जी है उसको यूज़ करने का। तो अभी जो है हमारे जो युवा ऐसे रेसलर्स हैं जिन्होंने नाम भी कमाया, मेहनत भी कर रहे हैं, और लंबे संघर्ष के बाद भी, इतने लंबे तप के बाद भी उनको उनका फल नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, अब सरकार तो ये कह दे कि चलो देर सवेर हम इस चीज़ को सुलझा लेंगे, ये बात है, लेकिन एक प्लेयर के लिए तो उसकी एक एज भी होती है। उस एज के बाद वो अपना पीक दे ही नहीं सकता। अब पिछले कितने सालों से जो आपने मेंशन किया है, इस समय विवाद के कारण, आपसी विवाद के कारण, कितने सारे प्लेयर्स ऐसे थे जो वाकई में डिजर्विंग थे, मेहनत भी की, तब भी किया, सब कुछ किया, उनके पेरेंट्स ने मेहनत लगाई, लेकिन उनका तो समय निकल गया। अब वो जीवन भर कभी भी वो गवा चुके हैं। मैं आपकी बात को ऊपर कर रहा हूँ। कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक है, 4 साल में होता है। अगर किसी पहलवान का एक कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक मिस हो गया, तो 8 साल बाद दोबारा नंबर आएगा। तो 8 साल तक तो कोई बच्चा इतना लंबा संघर्ष नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मानसिक रूप से इतना टूट जाएगा कि वो नहीं कर पाएगा। और एज भी एक चीज़ होती है ना। एज तो है ही,
एक जो आप ये मानिए कि 20 से 25-27 साल तक का जो बच्चा है, यानी कि 6-7 साल जो होते हैं वो पीक पे होते हैं। उसके पास एक्सपीरियंस भी होता है, उसके पास होती है, टेक्निक भी होती है, और वो अपना 100% जो है वो करने की उस ये 5-6 साल ही होते हैं। उसकी बाद तो फिर कुव्वत होती ढलान है, पे आ वो जाता कर सकता है, उसके बाद वो ढलान में आएगा। और कितने सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स हैं, कितने सारे रेसलर्स हैं जिनका वो पीक का टाइम जा रहा है, कुछ का जा चुका है, और अगर ये आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो कितने सारे पहलवानों का देश को मेडल दिलाने का सपना जो है। तो मैं तो सरकार से भी और जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उनसे भी यही, हम तो अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं कि भाई बच्चों का भला जो है, हरियाणा के पता नहीं हज़ारों लाखों बच्चे जो है हरियाणा के देश के पहलवानी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो इस विवाद से कब बाहर निकल पाएंगे और वो कब अपना बेस्ट कर पाएंगे, कब अपना कुश्ती के सुनहरे दिन आएंगे। जी, और दर्शकों से भी ये निम्र निवेदन है कि आजकल जब तक आप किसी भी इम्पोर्टेंट इशू को मुद्दा ना बनाए, सरकार ध्यान नहीं देती है। आप सोशल मीडिया पर जाएं, ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान रहता है कि वो इर्रेलेवेंट होते हैं, और ये एक बहुत ही बेहद ज़रूरी मुद्दा है जो सिर्फ प्रदेश के लिए नहीं, ये देश के लिए भी, क्योंकि ये पहलवान सिर्फ मेडल नहीं लेते हैं, ये हमारा सबका देश का झंडा ऊपर जब लहराता है और जन गण मन जया हे जब वहाँ गाया जाता है ना, तो वो हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होता है। तो आप इसको ज़रूर मुद्दा बनाएं ताकि सरकार इसको सुने और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी देश हित में सॉल्व करे। ओपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।